हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज की हमारी क्लास में ईओआरओ का जो टेस्ट नंबर है, ईओआरओ का टेस्ट नंबर रहने वाला है 45वां। इससे पहले हमने 44 टेस्ट है वो कर लिए हैं। इन 44 टेस्ट में हमने ईओआरओ के सिलेबस को पूरा का पूरा है वो कवर कर लिया है। 2 से 3 टॉपिक है हो सकते हैं इसके रह गए हों। बाकी हमने इंडियन पॉलिटी, आपकी राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जीके में राजस्थान जीके के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर है वो जो राजवंश से संबंधित थे उनसे एक दो टॉपिक से हमने क्वेश्चन नहीं किए, बाकी लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रह रखे हैं, वो हम आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे उनमें पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और हमारे पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के ही हमने लगभग है वो सारे क्वेश्चन कर लिए और पता नहीं कितनी बार हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब भी हम जितने बचे हैं दिन उनमें अच्छे से इस पार्ट बी को भी रिवाइज करेंगे। और हमारे आर्थिक समीक्षा बजट की बात करें तो ये हमारी आर्थिक समीक्षा और बजट है हमारा चल रहा है, जिसे भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज के अगर टेस्ट की बात करें कि हमारा 45वां टेस्ट है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारी आर्थिक समीक्षा रहेगी। दूसरा, अगर राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के हम हर रोज दो टॉपिक करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि राजस्थान की वास्तु परंपरा। वास्तु परंपरा में क्या आ जाएंगे, इसके किले, महल, स्मारक, ये चीजें हैं इसमें आ जाएगी परंपरा में। दूसरा हमारा टॉपिक है कि जो प्राचीन राजस्थान में समाज था, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति और परंपरा से संबंधित विरासत से संबंधित चीज़ें हैं, हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हमें पहले की जो प्राचीन भाषा में मूर्तिकला के प्रतीक को क्या बोलते थे, या फिर ये देख लेंगे कि हमें वो जो आम बोलचाल की भाषा में जो यूज लिया जाता है वो किस चीज़ को बोलते हैं। तो इनमें आर्ट एंड कल्चर में ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा से कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला औसत जोत का क्षेत्रफल कितना है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि महिला जोत है वो जोत का क्षेत्रफल है वो कितना है और महिला जोत है वो कितने हैं, यानी जोतों की कुल संख्या है वो कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में अगर भूमि जोतों की बात करें तो वो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार करते हैं। और ये कौन सी थी, दसवीं कृषि गणना थी, जिसमें अगर महिला जोतों की बात करें कि कुल जोत का क्षेत्रफल महिला का कितना था तो 16.55 लाख हेक्टेयर, 55 लाख हेक्टेयर है वो कितने कुल जोत का क्षेत्रफल था। अगर हम कुल जोतों की संख्या देखें, कुल जोतों की संख्या कुल महिला जोतों की संख्या है उसे देखें तो वो कितने 7.75 लाख। और हमें पूछा कि एग्जाम में कि महिला औसत जोत का क्षेत्रफल, औसत क्या होगा कि औसत होगा कि महिला औसत जोत का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें जो कुल जोतों का क्षेत्रफल है उसमें कुल जोतों की संख्या का भाग देंगे, यानी 16.55 लाख हेक्टेयर में 7.75 लाख का भाग देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, भाग देने से हमारा आंसर आ जाएगा 2.13 हेक्टेयर। तो महिला औसत जोत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.13 हेक्टेयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको पता भी होना चाहिए। अगर मैं सीधा ये भी बता सकती थी कि हाँ इतना इसका जो महिला औसत जोत का क्षेत्रफल है इतना हो जाएगा, लेकिन फिर आपको ये पता नहीं चलता कि इसे निकालते कैसे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर दुर्ग, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़ दुर्ग। तो किसका सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारागढ़ अजमेर में जो दुर्ग है उसका सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में है। तो आपको ध्यान से आंसर टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन निम्न में से कौन किसी भी निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकेगा। जो किसी दंडादेश के अधीन परिरुद्ध है,
जो किसी कारागार में परिरुद्ध है, जो पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन है वो निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकेगा? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो जो किसी दंडादेश के दिन परिरुद्ध है वो भी नहीं कर सकता, किसी कारागार में परिरुद्ध है वो भी नहीं कर सकता, और पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में वो भी नहीं कर सकता। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध है वो कब लगाया गया था? 1950 में, 1853 में, 1955 में और 1958 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में है वो उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1853 में। आगे बढ़े, मैं आपको क्वेश्चन है जो मेरे को लगेगा कि आर्थिक समीक्षा के जो क्वेश्चन है वो तो सारे समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये आप कर सकते हो वो मैं उसका सीधा आंसर बता दूंगी। उसके अलावा अगर आपको लगे कि हमें ये समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं यही चाहूँगी कि अब आपकी है वो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा हो लेकिन आपका टाइम है वो कम कर दिया जाए, ताकि आप है वो जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके और कम टाइम में। तो हम जल्दी जल्दी क्लास है वो करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए और क्लास का टाइम है वो कम लगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। मूंगफली उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। इसमें से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो कैसे बनेंगे उनमें हम देखेंगे कि जैसे मूंगफली उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? दूसरा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रथम स्थान है वो किस किस चीज का है। प्रथम स्थान अगर देखें कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किस किस में है तो वो है बाजरा का। बाजरा का है वो राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। सरसों की बात करें तो सरसों का भी फर्स्ट स्थान है। पोषक अनाज की बात करें, पोषक अनाज, तो पोषक अनाज में भी राजस्थान का पहला स्थान है। कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। यानी इन चारों के चारों में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन, इन चारों में राजस्थान का है वो फर्स्ट स्थान है। और एक गवार, एक गवार, तो इन पांचों में है वो राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना होता है। अगर बाजरे का पूछ ले तो बाजरे का तो पहला स्थान है, योगदान कितना है? 41.71%। सरसों की बात करें तो सरसों का राजस्थान का योगदान है 44.57%। पोषक अनाज की बात करें तो पोषक अनाज का है 16.30%। और अगर कुल तिलहन की बात करें तो ये है 22%, ये है 22%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। मूंगफली का है वो दूसरा स्थान है। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा स्थान और किस चीज़ का है तो कुल अगर दलहन का पूछ ले, दलहन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है, जो हमने कल वाले टेस्ट में किया था, क्योंकि दलहन को मैंने अच्छे से, दलहन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल वाले टेस्ट में मैंने आपको बता दिए थे। तो तिलहन में तो पहला स्थान है और दलहन में है वो दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछ ले कि तीसरा स्थान किस किस में है तो चना, जवार, जवार और सोयाबीन, तो इन तीनों में है वो तीसरा स्थान है। चना, जवार, सोयाबीन, चना, जवार है, सोयाबीन, इन तीनों में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और गवार में है। दूसरे स्थान की बात करें तो कुल दलहन और साथ में मूंगफली, इनका दूसरा स्थान है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म है वो राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, सिवाना दुर्ग जालोर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर है उसमें शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 27 में सदस्य का आकस्मिक रिक्त हुआ पद किस रीति से भरा जाएगा? राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाकर, साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति से, निर्वाचन के लिए विशेष विहित रीति से, या फिर मनोनयन से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति से है वो आकस्मिक रिक्त हुआ पद है वो रीति से भरा जाएगा साधारण निर्वाचन के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा है वो आरंभ हुई थी किस काल से हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में,
कुषाण काल में और हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की अगर प्रथा की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था हर्षवर्धन के काल से। हर्षवर्धन के काल से है वो बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि बजट 2022-23 को किस विचार के साथ है वो प्रस्तुत किया गया था? समृद्ध किसान, खुशहाल किसान, खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान और समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ है वो कृषि बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली ये चीजें क्या हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए तारागढ़ अजमेर दुर्ग है। जो तारागढ़ है अजमेर में जो दुर्ग है उसकी जो प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 में क्या अभिप्रेत या परिभाषित है? निर्वाचन में मत देने की रीति, निर्वाचन हेतु पात्रता, निर्वाचक नियमावली तैयार किए जाने के निर्देश या फिर निर्वाचन हेतु अपात्रता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचन में मत देने की रीति है वो किसमें? धारा 26 में दी हुई है। तो धारा 26 में क्या परिभाषित है? निर्वाचन में मत देने की रीति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई, यानी सती प्रथा है, सती प्रथा पर सबसे पहले है जो रोक है वो कहाँ लगाई गई थी? सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है वो कहाँ लगाई गई थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। जयपुर में है वो सती प्रथा पर सर्वप्रथम है निषेध लगाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र के आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र में सम्मिलित जिला नहीं है। इसमें पूछा है नहीं है। मैंने आपको कल वाले टेस्ट में बताया था कि अगर राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? राजस्थान में 10 है। जिसमें मैंने आपको उस टाइम जब क्वेश्चन करवाया था तब बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है और सेकंड बड़ा सबसे कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसमें बात करें कि जो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र है उसमें कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जिला उसमें नहीं है। अब अगर हमें ये पता होगा कि अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है उसमें कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन से जिले आते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ये आपका जो कृषि जलवायु क्षेत्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है इसे और क्या बोला जाता है? फोर्थ ए भी बोला जाता है। इसे फोर्थ ए भी बोला जाता है। इसमें है आपके भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही ये क्षेत्र है इसमें आते हैं, ये जिले हैं ये इसमें आते हैं। तो इसमें कौन सा दिया गया है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद। भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही और बांसवाड़ा। तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बांसवाड़ा है वो इसमें नहीं आता। बांसवाड़ा किस में आता है? ये आर्द्र दक्षिणी में आता है। आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है उसमें आता है बांसवाड़ा, आर्द्र दक्षिणी में। और आर्द्र दक्षिणी को और क्या बोला जाता है? फोर्थ बी भी बोला जाता है। तो बांसवाड़ा इसमें आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें एक ये चीजें भी पूछी जा सकती है कि इनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी होती हैं। अगर अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें अब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का हो गया, दलहन हो गई और जवार हो गई और गेहूं और चना हो गया, गेहूं और चना हो गया। तो ये इसकी प्रमुख फसलें हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड कीपलिंग ने द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग,
जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग और लोहागढ़ जो कि भरतपुर में है, इसके बारे में कहा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तारागढ़ अजमेर का नहीं, तारागढ़ जो बूंदी का दुर्ग है, तो बूंदी दुर्ग के लिए बोला गया है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दे दिए जाने की स्थिति में क्या स्वीकार्य होगा? सभी मत शून्य होंगे, कोई एक मत मान्य होगा, दोनों मत मान्य होंगे और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका सभी मत शून्य होंगे। अगर वो एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दे दिए जाने की स्थिति में है तो उसमें स्वीकार्य नहीं होगा, उसके सभी के सभी मत है वो शून्य माने जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें अलवर की 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856 और आपका जोधपुर 1848। तो राइट आंसर की बात करें तो अलवर 1830 में बिल्कुल सही, जयपुर 1844 में ये भी बिल्कुल सही, डूंगरपुर 1856 ये गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये जो युग्म है वो सही नहीं दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जलवायु प्रदेश है, क्षेत्रफल मुख्य फसलों के लिए जो जलवायु प्रदेश है वो कितने? राजस्थान के 10 है। इनमें ये सारे इंपॉर्टेंट और साथ में हमें ये भी याद रखनी है कि इन क्षेत्रों में प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान की बात करें तो इसे सेकंड बी भी बोला जाता है। और इस क्षेत्र में बात करें तो जो जहाँ जहाँ लूणी नदी है वो प्रवाहित होती है उन क्षेत्र को माना जाता है, जैसे जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर जिले का भाग, सिरोही और जोधपुर जिले का भाग। अगर इसमें पूछ ले कि लूणी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है उसमें प्रमुख फसल नहीं होती, तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है? यहाँ पर बाजरा, गवार, तिल और इसके साथ गेहूं और सरसों, इसके साथ है गेहूं और सरसों, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इनमें से ऑप्शन में कौन सा दिया गया कि बाजरा होती है, गवार होती है, सरसों होती है और मोठ है, ये गलत दिया हुआ है। तो लूणी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे मोठ नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर आपसे पूछ ले कि मोठ, आपने ये तो बोल दिया मोठ नहीं होता, तो मोठ है क्या पे होता है? जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ मोठ की उत्पादकता होती है। तो ये कहाँ पे? बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, चूरू हो गया, इन जिलों में है वो मोठ की उत्पादकता होती है, यानी मोठ का उत्पादन किया जाता है। जो कि किस जलवायु क्षेत्र में आता है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू है, ये आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि राज्य का सबसे बड़ा है, राज्य का सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर का है जो जलवायु क्षेत्र वो है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बेरीसाल ने, बरसिंह ने, सुभाष देव ने और राव नरपाल ने। किसने करवाया था? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरसिंह ने शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्वाचक कौन है? सदस्य को शपथ दिलाने वाला, सदस्य को निर्वाचित घोषित करने वाला, सदस्य को मत देने वाला और निर्वाचन आयोग। तो इनमें से जो निर्वाचक है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सदस्य को मत देने वाला होता है वही निर्वाचक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सदस्य को मत देने वाला, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? 1856 में उदयपुर में, 1848 में कोटा में और 1822 में बूंदी में और इनमें से कोई नहीं। तो अगर सती प्रथा की बात करें कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ है
गैर कानूनी घोषित किया गया था वो किया गया 1822 में, और कहाँ पे, बूंदी में, 1822 में और बूंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जिसका प्रारंभ 2017-18 में 3 कृषि जलवायु खंडों में किया गया, उनमें से एक नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का पता होना चाहिए, ये कौन सी है, कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 2017-18 में। इस योजना के तहत 3 कृषि जलवायु खंडों में ये योजना है वो चलाई गई थी। अब हमें देखना है किस में नहीं चलाई गई, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। आपकी जयपुर है, यहाँ पे ये योजना नहीं चलाई गई, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। जो आपके जलवायु खंड होंगे वो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। अगर इस योजना की थोड़ी सी बात और करें कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है जिसका आरंभ है वो 2017-18 में हुआ, में 3 कृषि जलवायु खंडों में किया गया था। 17-18 में 3 में किया गया था, लेकिन अगर अब पूछ ले, अब 2018-19 से है, इसे राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया गया था। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राजस्थान राज्य के जो कृषि जलवायु खंड कितने हैं, 10 है, तो अब 2018-19 से है वो 10 के 10 खंडों में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी ये 10 के 10 खंडों में लागू है। अगर बात करें कि इसमें जो गेहूं है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गई, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, ये चीजें हैं, इनको 10 वर्ष से कम अवधि तक पुरानी जो किस्मों का बीज है उत्पादन को शामिल किया गया है। साथ में अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो किसान हैं उन किसानों के स्वयं की खेतों में अच्छी किस्म के बीज को बढ़ावा देना, अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है, वो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभ कब हुई, 2017-18 में हुई। उस टाइम 3 ही कृषि जलवायु खंडों में लागू की गई थी, लेकिन 18-19 से है ये 10 के 10 जो आपके कृषि जलवायु खंड है उनमें लागू कर दी गई, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोसवर्धन किले का जो प्रचलित नाम है वो कौन सा है, यानी इस किले को किस नाम से और जाना जाता है, या फिर किस और किले का नाम है जो कोसवर्धन किले के नाम से भी प्रचलित है। भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाद का किला और शेरगढ़ का किला। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरगढ़ का किला है, उसे कोसवर्धन का किला भी कहा जाता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि शेरगढ़ का किला है वो किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मत की रीति होगी, मतपत्र, मतदान मशीन, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उपयुक्त दोनों, यानी मतपत्र और मतदान मशीन दोनों से ही जो मत है वो दिया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने है उद्घोषणा की कि सती एक दंडनीय अपराध है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और जयपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, वही जयपुर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर ने 1844 में काउंसिल ने घोषणा की कि सती एक दंडनीय अपराध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा पर, यानी जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसी के जैसे किसानों को 90% अनुदान पर मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नवंबर 2022 तक कुल कितने किट वितरित किए गए हैं, ये चीज हमसे पूछी है। अब सबसे पहली बात इसमें क्या याद रखनी है हमें कि जो मिनी किट मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, तो जो फसल उत्पादन के लिए है वो सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट, सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट है, या इसे योजना मान सकते हैं, या फिर इसे योजना मान लीजिए आप, या फिर इसे कोई कार्यक्रम मान लीजिए जो कि कृषि विभाग का है। तो इसके अंतर्गत है वो, अगर 2022-23 की बात करें, 22-23 की बात करें, यानी कि नवंबर 2022 तक है वो कितनी किट वितरित की जा चुकी है, तो वो की जा चुकी है 94,000। तो 94,000 किट है वो नवंबर 2022 तक उपलब्ध करवा दी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 94,000, ऑप्शन थर्ड 94,000। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बाड़मेर। बाड़मेर में है वो सिवाना दुर्ग है वो स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्तियां को भरने का उपचुनाव का प्रावधान है वो किस धारा में किया गया है? धारा 27, 26, 24 और 25। तो आपका राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 27। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति हो गई है तो उसे भरने या उपचुनाव का प्रावधान है वो धारा 27 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, रूप कंवर नामक महिला है वो किस घटना से संबंधित थी? संघारा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह और सती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सती। सती प्रथा से संबंधित थी रूप कंवर नामक महिला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण है वो करवाया था? जो सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने, धारावर्ष ने, सातल देव ने और अखीराज ने। तो आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वीर नारायण है। वीर नारायण ने सिवाना के दुर्ग का है या किले का है वो निर्माण करवाया था। मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है वो जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपके कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। और कल की क्लास में, आज की क्लास में है वो थोड़े क्वेश्चंस हैं वो कम है। कम रहने का कारण यही है कि ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैं इस पर कम टाइम दे रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्लास नहीं लूँगी तो उससे अच्छा है कि मैं कम क्वेश्चन से ही चाहे आपकी क्लास ले लूँ। उससे एक तो आपका रूटीन बना रहेगा, साथ में आपको कुछ तो चाहे अगर मैं 40 क्वेश्चन लेती हूँ, आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ तो 10 क्वेश्चन की तो बात है, 30 क्वेश्चन तो आपके याद होंगे, इनके साथ और क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे, जिससे आपके जो रूटीन है वो भी बना रहेगा और आपकी क्लास भी ये है कि एक दिन नहीं होगी। उससे अच्छा है कि कम क्वेश्चन के साथ भी आपकी क्लास ले ली जाए। तो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आपकी 2-3 दिन है वो क्लास है थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में धारा 27 के अधीन सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्तियों को किस रीति से भरा जाएगा? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली कि जो रिक्तियां वो किस से भरी जाएंगी? धारा 27 के अधीन भरी जाएंगी। उपचुनाव, मनोनयन, नाम निर्दिष्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचुनाव के तहत है वो आकस्मिक रिक्ति भरी जाएगी। दूसरा इसमें कि इसमें है वो साधारण जो निर्वाचन होगा उससे भरी जाएगी। तीसरा की ये बात है वो धारा 27 में दी गई है। और चौथा ये कि जो आपका उपचुनाव होगा वो उसी अवधि के लिए होगा जितनी अवधि इस जो योजना की है आगे बची हुई है, तो उसी अवधि के लिए ये उपचुनाव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए। क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में। धन्यवाद।